हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अगले क्लास को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 8वां पार्ट है, क्लास 8 है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को जितने भी न्यू पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न थे उनको करवा दिया है। ITI CBT एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं। 8 तारीख का जो पेपर है यानी कि 8 अगस्त का जो पेपर है, बिल्कुल बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किया है तो उनको बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। आप भी इसी से पढ़कर जाएं तो फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नए पैटर्न पे आधारित PDF है जिससे आपको सहायता मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इम्प्लॉयबिलिटी की पूरी क्लासें मैं आप लोगों को लूँगा, तो मैं इसमें जो क्लासें ले चुका हूँ उनके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं कौन कौन सी क्लासें ले चुका हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेसी के 81 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिया है। 73 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल के करवा दिया है। IT लिटरेसी से 80 क्वेश्चन करवा दिया है। इंटरप्रेन्योरशिप से 65 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। अब जो अगला इस क्लास में हम लोग मेंटेनिंग इफिशियंसी से क्लास करने वाले हैं, जो कि 34 क्वेश्चन इसे पूछेगा आप लोगों से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मेंटेनिंग इफिशियंसी से दिया है, ए वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसा वर्कर यानी कि जो कार्य करने वाला होता है वो सहायता करता है ये लाने में, बेस्ट आउटपुट लाने में, ठीक है, अच्छा आउटपुट देने में, यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। सच ए वर्कर इज कॉल्ड, इस प्रकार के वर्कर क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्कर क्या कहलाते हैं? प्रोडक्टिव कहलाते हैं। यानी कि प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादन करने वाले, यानी कि बहुत ही अच्छा उत्पाद दे रहे हैं, कम रिसोर्सेज में भी वो अच्छा उत्पाद बना देते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अच्छे से समय का यूटिलाइज करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि हु गेट्स यानी कौन पाता है जब प्रोडक्टिविटी उत्पादन इंक्रीज करता है तो उसका बेनिफिट मिस होता है। फ़ायदा कौन किसको होता है? तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होता है, कंज्यूमर जो उपभोग करने वाले हैं और वर्कर जो काम करने वाले हैं उनको भी उसका बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, और बिजनेस जो करता है उसको भी फ़ायदा होता है। यानी कि ऑल ऑफ दी एबव सबको फ़ायदा होता है। यदि उत्पादन अधिक होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ेगा, तो बेनिफिट किसको किसको होगा? गवर्नमेंट को, कंज्यूमर वर्कर को, बिजनेस वाले को भी, और सभी को होगा, यानी कि सबको होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर दिया है वन कैन बी इफिशियंट एट दी वर्क प्लेस इफ ही सी। बोल रहा है एक जो इफिशियंट होता है यानी क्षमतावान होता है वर्क प्लेस पे, कौन होता है? तो जो पंक्चुएशन से आए, मान लीजिए कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपका पंक्चुअलिटी बनी हुई है और रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ पे वर्क प्लेस का जो रूल है जैसे काम करने का, वो सभी रूल को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर, आप सेफ्टी प्रोसीजर जो है यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, यानी कि तभी वहाँ पर क्या हो जाएगा? इफिशियंट हो जाएगा, यानी कि क्षमता बढ़ जाएगी प्रोडक्टिविटी का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी इंक्लूड्स, सेफ्टी में क्या क्या शामिल होती है? प्रॉपर हाउसकीपिंग यानी कि अच्छे से रख रखाव, ये होता है सेफ्टी इंक्लूड। ये प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि स्टोर करने का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए टूल्स और इक्विपमेंट रखने के लिए, यानी कि जो औजार हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उन सभी को रखने के लिए प्रॉपर उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी क्या है? सेफ्टी इंक्लूड रहता है। अगर हमारे औजार इधर उधर भरे पड़े हैं, ज़मीन पे पड़े हैं, तो चोट लग सकती है, फिसल के गिर सकते हैं। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट PPE, यानी कि उचित जो पहनने वाले सेफ्टी पहनावा होता है, जैसे आँख को बचाने के लिए हम लोग चश्मे पहनते हैं, और सिर को बचाने के लिए जो हम लोग हेलमेट पहनते हैं, और बिजली के काम करते वक्त हम लोग हाथों में प्लास्टिक के जो दस्ताने पहनते हैं, वो सभी PPE हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी में सभी आएगा, ठीक है, करेक्ट ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर दिया है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। इस ग्रोथ ऑफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ होता है, किसका ग्रोथ होता है? तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, कोई भी उद्योग अगर ग्रोथ करेगा तो उससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगा ना, यानी कि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज, इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है देश के लिए, कंट्री मीन्स होता है देश, तो किसी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है?
तो देखिए किसी भी देश का इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगा। पहला ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन इंक्रीज करने में, यानी कि जनसंख्या बढ़ने पे हमारा अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा, ये गलत है। दिया इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सही है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ जाएगा किसी भी सामान का, ठीक है, गुड्स मिस होता है सामान और सर्विस का, तो हमारा कंट्री क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और सामान इंक्रीज करेगा। जैसे हम अधिक अधिक बनाएं और उसको सेल करें तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा कंट्री का वो बढ़ जाएगा। अगला देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, वर्क बिकम मोर इफिशियंट विथ, जो कार्य है वो अधिक इफिशियंट हो जाएगा, अधिक क्षमतावान हो जाएगा। कब? जब पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, बिल्कुल गलत है। जनसंख्या ग्रोथ करेगा तो वर्क कैसे क्षमता वाला होगा। एक्सपेंशन ऑफ यूनियन, ये भी गलत है। यूनियन का एक्सपेंशन करने से, टीम एंड कोलैबोरेशन करने से हमारा जो वर्क है वो क्षमतावान हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ हमारा टीम है, टीम से मिलकर काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी ना। वही बोल रहा है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन के द्वारा, सहभागिता के द्वारा, कोई काम साथ काम करने वाला अगर मिलकर करेंगे, बोलते हैं ना एक से भले दो, अगर कोई भी काम मिलकर किया जाता है तो वो जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर पर, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी का विस्तार क्या है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यह इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग इन कंट्री टोटल आउटपुट आर रियल डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का विकास मापा जाता है, मेजर किया जाता है बाय इंक्रीजिंग कंट्रीज टोटल आउटपुट, यानी कि जो देश के टोटल आउटपुट बढ़ता है उसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी मापा जाता है। तो और किसके द्वारा मापा जाता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के द्वारा भी मापा जाता है। चाहे हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका आउटपुट अधिक हो तब वो मापा जाएगा, मतलब कि उसका ग्रोथ अच्छा होगा। और जब यदि जीडीपी उसका अच्छा है तब माना जाएगा कि कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। अगला आपने जीडीपी का नाम सुना होगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम से ही जाना जाता है कि कौन सी कंट्री जीडीपी कितना है और कितना वो विकसित है, विकासशील है। जीडीपी के माध्यम से ही पता चलेगा। जीडीपी जितना अधिक होगा कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अधिक होती है। अगला देखिएगा, दे आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग आवर सेल्फ फॉर ए बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज। बोल रहा है हमें स्वयं को ऐसी प्रक्रिया जिसे हम लोग स्थानांतरित करते हैं अपने बेहतर की तरफ। बेहतर कौन कौन सी चीज़ों में, तो फिजिकल हो यानी कि अपने शारीरिक रूप से हो, सोशल यानी कि आप लोग जो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं उसमें अगर बेहतर होते जा रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना, किसी से अच्छे से बातचीत करके अपनी पहचान बढ़ाते हैं, या इंटेलेक्चुअल स्टेट इजकाल। ये सभी क्या कहलाते हैं, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं फिजिकली, सोशली और इंटेलेक्चुअली, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है पर्सनल ग्रोथ। आप खुद की ग्रोथ कर रहे हैं। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, यानी आप खुद का ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे कैसे अपना खुद का ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जब आप फिजिकली बेटर रहेंगे, यानी कि आप मान लीजिए कि बॉडी सॉडी बनाकर अपना स्ट्रांग रहेंगे, तो आप किसका ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे यानी कि आप फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आपको फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, तो आप किसकी ग्रोथ कर रहे हैं, अपना पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, बेटर फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल स्टेट जो होता है ये पर्सनल ग्रोथ कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है द इफोर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल। ऐसा इफोर्ट मीन्स होता है प्रयास, और नए स्किल को सीखने के लिए, नए कौशल को सीखने के लिए जो हम लोग इफोर्ट लगाते हैं, जो प्रयास करते हैं नई टेक्नोलॉजी के सीखने के लिए, नए स्किल को सीखने के लिए, नए कौशल को सीखने के लिए, वो हेल्प अस, वो क्या करता है, तो ग्रो इन प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिए ग्रो करता है। यानी कि कार्य जिस काम से आप संबंधित, प्रोफेशन मिस होता है, आप जिस काम से लगे हुए हैं उसी को प्रोफेशन बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल करके अपना प्रैक्टिकल वगैरह करके अगर वो लग रहा है तो वो प्रोफेशन है, उसका काम है, ठीक है। तो अगर देखिए एक बार मैं और 11 नंबर का अच्छे से समझाना चाहूँगा। ऐसा प्रयास जो नए स्किल या कौशल को सिखाने के लिए या नए तकनीकों को सिखाने के लिए
सहायता करता है तो उसे बोलते हैं ग्रोथ इन प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए ये करते हैं। अगला है टीम वर्क हेल्प्स टू, जो टीम वर्क है समूह के साथ कार्य करना हेल्प्स करता है यानी सहायता करता है। लर्न फ्रॉम पीयर्स, यानी कि अपने साथियों से सीखने में मदद करता है। पीयर्स का मतलब होता है साथी, जो साथ करते हैं काम करते हैं। तो लर्न फ्रॉम पीयर, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप टीम वर्क करेंगे तो अपने साथियों से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। कोलैबोरेशन विथ अदर एम्प्लॉय, यानी कि आप दूसरे जो आपके साथ, कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो आपके सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके यानी कि उनके साथ सहभागिता करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। टीम वर्क हेल्प करता है। बी इफ़िशियंट एट वर्क, अगर आप टीम वर्क के साथ करेंगे तो आप इफ़िशियंट यानी कि क्षमतावान वर्क करेंगे। बोलते हैं ना एक से भले दो वाला बात, यानी कि अगर कोई चीज़ भारी है, अकेले उठा रहे हैं जैसे उठ नहीं रहा है, दो मिलकर तीन मिलकर उठाएंगे वो चीज़ें और हल्की होती जाती है। ऐसे ही काम भी है, आप अकेले बहुत सारा काम पड़ा है अकेले करेंगे तो पूरे दिन करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। वही अगर 10-15 लोग मिलकर करेंगे तुरंत काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार टीम वर्क क्या करता है, तो अपने साथियों का हेल्प करता है और अदर एम्प्लॉय को भी कोलैबोरेट करता है और इफिशियंसी से वर्क होता है। इस प्रकार ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है पोमोडोरो इज टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर। पोमोडोरो एक टेक्निक है, ये जापानी टेक्निक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो तकनीक किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है वर्किंग इन टीम, मैकेनिकल जॉब के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो जो पोमोडोरो टेक्निक है ये जापानी वर्ड है, ये जो प्रयोग किया जाता है टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। पोमोडोरो अगर टेक्निक पूछेगा तो किसके लिए किया जाता है? टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। देखिए सॉरी, पोमोडोरो में जापानी बता रहा था, इटालियन है। मैं पढ़ा था, थोड़ा भूल गया था। तो इस पोमोडोरो कौन सा वर्ड है? इटालियन वर्ड है। तो पोमोडोरो इज ए इटालियन वर्ड फॉर, किस लिए पोमोडोरो वर्ड जो है इटालियन वर्ड है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो टोमेटो के लिए प्रयोग किया जाता है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। और अगर देखा जाए वैसे पोमोडोरो जो इटालियन वर्ड है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ है यानी कि स्वयं को ग्रोथ करने के लिए कितने स्टेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला याद रखिएगा फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा इंटेलेक्चुअल, चौथा सोशल और पांचवा फाइनेंशियल। 5 तरह के पर्सनल ग्रोथ होते हैं, ठीक है। 5 तरह के पर्सनल ग्रोथ होते हैं। कौन सा? फिजिकल, उसके बाद इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल और फाइनेंशियल। 5 तरह के ये पर्सनल ग्रोथ होते हैं। अगर आप देखिए फिजिकली ग्रोथ करेंगे यानी आप बॉडी बनाते हैं, अपना जिम वगैरह करते हैं, तो ये फिजिकली ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा इमोशनल ग्रोथ होता है। पर्सनल ग्रोथ में इमोशनल, आप कितने इमोशनल हैं, किसी गरीब को देखकर कितनी तेज़ी से आप उसके प्रति इमोशनल हो जाते हैं, किसी दुखी को देखकर, तो ये भी क्या है? पर्सनल ग्रोथ के अंतर्गत ही आता है। अगला है इंटेलेक्चुअल, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, किसी से बातचीत करने में कितना आपसे वो प्रभावित हो जाता है, ये भी इंटेलेक्चुअल कहलाता है। अगला है सोशल का मतलब होता है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर कितने फॉलोवर्स हैं, ये भी आप अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनल ग्रोथ में आता है। तो चौथे प्रकार का हो गया। 5वां पर्सनल ग्रोथ जो होता है फाइनेंशियल होता है, यानी कि आप पैसे से कितना स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा तो आप पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं, ना कि किसी और का ग्रोथ कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार 5 याद रखिएगा। कितने स्टेज होते हैं पर्सनल ग्रोथ का? 5 होता है। मैं आपको बता दिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मिंग आवर सेल्फ, यानी अपने आप को स्थानांतरित करना फॉर बेटर फिजिकल, यानी कि अच्छे फिजिकल बनाने के लिए। अभी जैसे जिम वगैरह करने के लिए बताया था, देखिए तो आप स्थानांतरित कर रहे हैं खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाने में, इमोशनल अधिक करने में, इंटेलेक्चुअल करने में, सोशल और फाइनेंशियल को आप बढ़ा रहे हैं ना, बेहतर बना रहे हैं, बेटर बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं ना। अभी मैं ऊपर क्वेश्चन में बताया 5 तरह के पर्सनल ग्रोथ, वो 5 यहीं पे देखिए दे दिया भी है। फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और सोशल और फाइनेंशियल, ये पर्सनल ग्रोथ हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्सनल ग्रोथ आपने समझ लिया,
पर्सनल ग्रोथ कैसे कैसे हो सकता है। फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे, इमोशनल अधिक होगा, इंटेलेक्चुअल यानी कि अधिक से अधिक आप बात करने का तरीका जानते हो, दूसरों से कैसे प्रभावित करें अपने आप में, या आप सोशली आप अपने आप को ग्रोथ करेंगे, या फाइनेंशियली यानी कि आपके पास पैसा अधिक होगा। ये सभी पर्सनल ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। अगला है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन ग्रो कर रहता है, दे नीड टू, उसकी आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? बिकम सेटिस्फैक्शन विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नहीं, स्टे अपडेटेड। हाँ देखिए, जैसे जैसे कोई संगठन ग्रो करता है तो दे नीड टू, उसको आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? स्टे अपडेट यानी कि अपडेट रहना, यानी कि नए नए जो टेक्नोलॉजी होता है वो खुद को अपने लिए उस लायक बना ले। विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे तकनीकी बदलता है वो अपने आप को अपडेट करें। जैसे अगर हम लोग मान ले कि हमारा सिस्टम ही है कंप्यूटर वाला, पहले विंडोज़ 7 चलता था, फिर ऐसे विंडोज़ XP चलता था, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 10 आया, फिर विंडोज़ 11 आ चुका है। ये अपडेट रहना पड़ेगा कि आप नए वर्जन को इस्तेमाल कर पाएँ। तो ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसको अपडेट रहना पड़ेगा जो नए नए तकनीक आती है उसके प्रति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, जैसे तकनीकी चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होना पड़ेगा? जैसे जैसे तकनीक बदलता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या आवश्यकता पड़ती है? तो वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बाय हाई एंड मशीनरी, देखिए जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगा वैसे वैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हाई एंड मशीनरी को खरीदना पड़ेगा। बाई हाई एंड मशीनरी, जो अच्छे अच्छे मशीनें हैं उनको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन एम्प्लॉय पीरियोडिकली, यानी कि जो उसमें जो ट्रेनीज वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो उसमें जॉब कर रहे हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड करना पड़ेगा, यानी कि उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा उस मशीन को चलाने के लिए, उस तकनीकी को चलाने के लिए। तीसरा दिया है कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, यानी जो नियुक्ति है उसमें उनको सेफ्टी कैसे रखना है, उनको सेफ्टी कैसे रखना है, खुद को सेफ्टी कैसे रखना है, जो नए मशीन आए सबको सेफ्टी कैसे रखना है, इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस पीपुल मैनेजमेंट, आपको पहचानना है इनमें से कौन अच्छे प्रबंध नहीं है, लोगों के अच्छे प्रैक्टिस के लिए प्रबंध नहीं है, यानी कि उनका अभ्यास जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ये इनमें से कौन सा प्रबंध नहीं है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि इन्वॉल्व करना एम्प्लॉय को जैसे जैसे बिजनेस विकासशील होता है। तो देखिए दिया है गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि देखिए बोल रहा है आइडेंटिफाई करना है विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस पीपुल मैनेजमेंट, यानी कि अच्छा नहीं है, क्या नहीं है? प्रैक्टिस पीपुल मैनेजमेंट, यानी कि अच्छा प्रबंध नहीं है लोगों को प्रैक्टिस करवाना। तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं किसी को और बार बार वो गलती कर रहा है तो उस पर बार बार आप मेमो देंगे तो प्रैक्टिस किस काम की? वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं कहलाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंस द प्रॉब्लम हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि एक बार आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। वंस द प्रॉब्लम हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि एक बार जब आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया, वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट, बिकॉज हमें उसको क्या कर देना चाहिए? ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वी कैन डॉट सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को क्या कर सकें। देखिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जब हम किसी प्रॉब्लम को पहचान जाएं तो हमें उसको तोड़ देने की आवश्यकता होती है सिंपलर एलिमेंट में, यानी छोटे छोटे आसान तत्वों में तोड़ देना चाहिए। वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें उसके सॉल्यूशन को। अगर हमें कोई प्रॉब्लम को पहचाना है तो उसको सॉल्यूशन को पहचानने के लिए हमें उसे सिंपलर वे में तोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कोई वर्ड करना है तो आप छोटे छोटे वर्ड में उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसे पहचानना भी सीखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिंग आउट ए फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ। देखिए फिलिंग आउट फ्रॉम बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? तो ये जो पार्ट है 21 नंबर का क्वेश्चनेयर सर्वे।
जब कोई हम लोग कोई फिल करते हैं आंसरिंग क्वेश्चन, यानी कोई आंसर क्वेश्चन पूछे होते हैं और उसका आंसर जो देता है उसको फिल करते हैं यानी कि लिखते हैं, तो ये कैसे होता है? जब क्वेश्चनेयर सर्वे होगा, यानी कि आप जब क्वेश्चन भरे सर्वे करेंगे और उसको लिखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चनेयर सर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है द चैलेंजेज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स। ऐसा चैलेंज बोलते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि आपको चैलेंज दिया जाता है कि आपको कंपनी में इतने सामान को ये प्रोडक्ट बना देना है, ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है, जोखिम भरा होना है, चैलेंज का मतलब बोल सकते हैं। किसी चैलेंज को आप फेस करते हैं बाय माइग्रेटिंग वर्कर, किसी माइग्रेट यानी कि छोड़ के जाने वाले वर्कर के साथ चैलेंज होता है कभी आपका, आर एनी अदर वर्कर या किसी और वर्कर्स के साथ, तो आप क्या देखेंगे? मच मोर देन, देखिए द चैलेंजेज फेसेज बाय माइग्रेंट वर्कर आर मच मोर एनी अदर वर्कर, किसी और वर्कर से अधिक होगा आपका चैलेंज जो माइग्रेट करते हैं, जो छोड़कर कंपनी को जाएं उससे ही तो चैलेंज लेना पड़ेगा, तो ये मच मोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का देखिएगा, दिया है वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाई एज ए अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबर मोस्ट इन इज वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाई, ऐसा कारण, एक ऐसा रीजन का कारण आइडेंटिफाई करें यानी पहचानें, एज अफेक्टिंग यानी कि जो प्रभाव डालता हो माइग्रेंट लेबर को, यानी कि जो छोड़कर जाने वाले मजदूर हैं वो मोस्ट इज, वो कैसा होता है? तो देखिए उनमें लैक ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता की कमी होती है, इसीलिए ये एक की है जो माइग्रेंट करते हैं, यानी कि माइग्रेंट का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं वो छोड़कर दूसरे जगह जाने को। तो जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो अक्सर कंपनियां बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कंपनी पैसा अच्छा नहीं दे रहा है या कंपनी अच्छा मुझसे ज़्यादा जॉब करवा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अच्छा भी नहीं मानते। माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं या माइग्रेंट लेबर होते हैं ये अच्छा नहीं होते ना, क्योंकि कोई काम कब छोड़ता है, या तो बहुत मजबूरी में छोड़ेगा या वो लिटरेसी नहीं है, कमी है, उसको साक्षरता की कमी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, दिया इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक जिम्मेदारी भरी होती है, आप दी डॉट 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 टू प्रोवाइड वाटर, ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको वो वाटर प्रोवाइड करे, यानी कि प्रदान करे, वाटर प्रोवाइड करे, पावर प्रोवाइड करे एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़, जो आपको फैसिलिटीज़ बोलते हैं जो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होती है, टू द वर्क फोर्स, यानी कि वर्क फोर्स का मतलब होता है आपका कार्यबल को बढ़ाने के लिए या पानी प्रदान करने के लिए या पावर प्रदान करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का मतलब होगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वर्क फोर्स दे, आपको पानी उपलब्ध कराए, पावर उपलब्ध कराए और जितने भी बेसिक फैसिलिटीज है जैसे रहने खाने पीने या वाशरूम वगैरह का इंतजाम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका मैनेज किया है मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है वेन वर्कर्स आर माइग्रेंट, जब वर्कर माइग्रेंट करें यानी कि छोड़ कर जाएँ, एक स्थान से दूसरे जगह जाएँ, कंपनीज शुड कंडक्ट, कंपनी को क्या कंडक्ट करना चाहिए, क्या मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कंपनी को कि माइग्रेंट ना करें, तो देखिए उनको एक क्या करना चाहिए, ए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, ये गलत है, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम और एंड इनफॉर्मल मीटिंग। देखिए तो अगर कोई वर्कर माइग्रेट करे यानी कि छोड़ कर जाए, कंपनी को क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, यानी कि रखना चाहिए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम रखना चाहिए उसको। फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मतलब उससे पता चलेगा कि वर्कर क्यों छोड़कर जा रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, सैलरी कम है या उनको जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल पा रहा है, दूसरी जगह वो मिल रहा है, इसलिए फॉर्मल प्रोग्राम रखना चाहिए यानी कि फॉर्मल मीटिंग रखनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, दिया है डॉट 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 इज हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉई फीडबैक एंड अंडरस्टैंड देम, क्या अच्छा होता है फीडबैक लेने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट की जो है वहाँ पे जो नियुक्ति हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक जानने के लिए और उनको समझने के लिए क्या हेल्पफुल होता है, तो देखिए एम्प्लॉयर सर्वे या एम्प्लॉय सर्वे या प्रोडक्ट सर्वे या प्रोसेस सर्वे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर सर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
एम्प्लॉयर सर्वे की वजह से वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा उनके कलेक्ट करने के लिए, यानी कि इकट्ठा करने के लिए कि एम्प्लॉय का फीडबैक क्या है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, या वो क्या समझना चाहते हैं, ये सभी एम्प्लॉयर सर्वे के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ए सीरियस थ्रेट, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम करना यानी कि उत्पादन में कमी एक गंभीर थ्रेट मीन्स होता है खतरा है, थ्रेट मीन्स धमकी भी होता है और खतरा भी होता है। तो देखिए अगर प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी तो ये एक सीरियस खतरा है, गंभीर खतरा है एनी सोसाइटी, किसी भी समाज के लिए। इट इज़ कॉज्ड बाय वेस्ट ऑफ, ये किसके द्वारा वेस्ट किया जाएगा, टाइम, रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप टाइम को इन्वेस्ट करते हैं या जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है उसका उचित उपयोग नहीं होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका उचित उपयोग नहीं होता है, तो ये सभी लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण सीरियस कारण बन जाते हैं। तो ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर दिया है, व्हेन ए कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव, जब एक कंपनी प्रोडक्टिव नहीं है यानी कि अधिक उत्पादन करने वाली नहीं है, इट हैज़ डॉट 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 इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी। जब कंपनी अच्छा मतलब प्रोडक्ट नहीं उत्पादन कर पाती है तो ये निगेटिव इफेक्ट डालती है, कहाँ पे, निगेटिव प्रभाव यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालती है अपने एम्प्लॉय पे और सोसाइटी यानी कि समाज में। देखते होंगे नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, ये समाज पे अच्छा प्रभाव डालती है। जैसे IOCL हो गया, इसरो, DRDO या अन्य जैसे कि हर्ल हो गया, या अन्य नवरत्न कंपनियां हैं जैसे कि कोलफील्ड लिमिटेड वगैरह, NMDC वगैरह हो गई। तो ये क्या प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है। अगर आप ही कंपनी खोलें और उसमें वर्कर ही अच्छा ना हो, काम करने वाले अच्छे नहीं होंगे, या आप उनका जो आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में वो सभी अच्छा नहीं होगा, तो ये निगेटिव इफेक्ट डालेगा समाज में भी। समाज के लोग कहेंगे कि अरे वो अच्छी कंपनी नहीं है, ये आपको एम्प्लॉय को भी निगेटिव करेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का देखिएगा, दिया है इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज ऑफ एनी कंपनी क्रिएट। देखिए रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदारी, यानी कि जो इररिस्पॉन्सिबल यानी कि जो जिम्मेदारी न लेते हो, ऐसे एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे वर्कर काम करने वाले किसी भी कंपनी का क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, लॉस टू द कंपनी को लॉस करते हैं। देखिए जो वर्कर, जो एम्प्लॉय अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है तो वो कंपनी के लिए क्रिएट करता है, वो कंपनी को घाटे के लिए क्रिएट करेगा, यानी कि उसके वजह से कंपनी का घाटा जाएगा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। जो काम दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा नहीं तो कंपनी को लॉस होगा। और वहाँ का इफेक्ट इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण को प्रभाव डालेगा, इफेक्ट करेगा। ऐसे मान लीजिए कि अगर आप काम करने वाले नहीं हैं, आप बस टाइम पास करेंगे कंपनी में, तो आपके दोस्त भी आपको देखकर वो भी काम में उनका मन नहीं लगेगा, आपको देखकर वो भी निगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या कंपनी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा कंपनी के वातावरण को भी, और जो रिसोर्सेज हैं उसको वेस्ट करेगा। यहाँ संसाधन जो हैं उसको भी वेस्ट करने का मतलब है जो उसको बिजली लग रहा है उसका भी उसके वजह से क्या होगा, वेस्ट जाएगा। जो टाइम वो लगाएगा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बना रहा है जिम्मेदारी से, तो वो कंपनी का टाइम भी बर्बाद करेगा। यानी बहुत सारी कमियाँ हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी अगर जिम्मेदार एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो कंपनी को क्या करेगा, लॉस में ले जाएगा, वहाँ के वातावरण को प्रभावित करेगा और रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर दिया है, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, लो यानी कि कम उत्पादन, लीड्स टू यानी कि आगे ले जाता है, कि क्या क्या आगे ले जाता है, तो लो प्रोडक्टिविटी, लो एम्प्लॉयमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा और लो सेविंग होगा। लो एम्प्लॉयमेंट में से यानी कि कम नियुक्ति है वहाँ पे, या इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम किया गया है, या कंपनी की लो सेविंग है, तो ये क्या करेगा, लो प्रोडक्टिविटी देगा, यानी कि कम उत्पादन करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज, यानी कि मेंटेन करना और उत्पादन में सुधार करना एक प्रकार का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा लगातार होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, लगातार कंपनी को मेंटेन करना चाहिए और लगातार उसको प्रोडक्टिविटी को बनाते रहना चाहिए। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक।
अगला क्वेश्चन 32 नंबर का देखिएगा, इफिशियंट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक इंश्योर। इफिशियंट मीन्स होता है क्षमतावान, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन, इम्प्रूव करता है यानी कि क्षमतावान उत्पादन इम्प्रूव करता है यानी कि सुधार करता है ऐसे तकनीकी में जो इंश्योर हो, निश्चित रूप से हो। तो निश्चित रूप से क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करेगा, ठीक है, बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो इंडिविजुअल भी ग्रोथ करेगा और कंपनी का भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करेगा। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 33 नंबर का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ए वर्कर, किसी वर्कर का, किसी काम करने वाले का, हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। हाँ देखिए, ऐसा क्या गुण है जो वर्क करने वाला होता है और वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए या उत्पादन जो हो रहा है उसमें सुधार लाने के लिए वो कार्य करता है, उसका क्या गुण होना चाहिए। तो उसके अंदर जो वर्कर है उसका जो गुण होना चाहिए, टीम वर्कर होना चाहिए, यानी कि एक टीम में वर्क करे, यानी कि टीम कुछ और कर रही है या काम कुछ और कर रहा है तो उसको टीम वर्कर भी होना चाहिए। उसका विजन अच्छा होना चाहिए कंपनी को लेकर, और उसको गोल्स यानी कि उसके लक्ष्य होने चाहिए। वर्कर का गोल होना चाहिए कि हम इतना आज उत्पाद कर देंगे कंपनी का, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का देखिएगा, दिया है प्रोडक्टिविटी इज द डॉट 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 प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, उत्पादन प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, तो मेजरमेंट जो होता है और इफ़िशियंसी होती है, यानी कि बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी उत्पादन को प्रोडक्शन सिस्टम में अगर मेजरमेंट के द्वारा और क्षमता के द्वारा यानी कि माप कर और उसको क्षमता से कार्य करके हम प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को यानी कि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे बोथ हो जाएगा, बोथ मेजरमेंट एंड इफिशियंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म है, यानी कि 35 क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर किए हैं, आज का चैप्टर ख़त्म भी हो गया। मेंटेनिंग इफिशियंसी 34 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन को करा दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि 6 चैप्टर हो जाएगा ओसी से 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप अगले वीडियो को प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आप लोग को जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन से लेकर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको आगे की तैयारी और आप फ्यूचर अपना देख सकते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।